हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 106, जिया को किस कीड़े ने काटा। उद्धरण चिन्ह। एक जैसे ही ये बात बोलता है अभिषेक जी शॉक्ड हो जाते हैं। वो एक को देखते हैं जो सिगरेट की कश लेते हुए अभिषेक जी को देख रहा था। अभिषेक जी कुछ बोल नहीं रहे थे, तभी एक केबिन के मिरर वॉल के सामने जाकर बाहर का नजारा देखते हुए अभिषेक जी से बोलता है, क्या हुआ मिस्टर कपूर, आप इतने शॉक्ड क्यों लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर अभिषेक जी एक से बोलते हैं, आपको कैसे पता है। ये सुनकर एक शातिर मुस्कान के साथ अभिषेक जी से बोलता है, मिस्टर कपूर शायद आप ये जानते नहीं है कि अगर किसी के साथ इन्वॉल्व होता है तो उसके बारे में पहले सारी बातें जानता है। आप लोगों की लैंग्वेज में कुंडली पहले पता करता है। तो बस आपके बारे में मुझे ये पता चला है। अभिषेक जी मुस्कुराते हुए एक से बोलते हैं, मिस्टर ये तो एक बिजनेसमैन का काम ही होता है और मैं जिस प्रॉपर्टी को लेना चाहता हूँ आपने उसके बारे में पता नहीं किया। ये सुनकर रोहन अभिषेक जी से बोलता है, उसका अभी ऑर्डर नहीं मिला है मिस्टर कपूर, वरना वो मैंने पता किया होता। इतना बोलकर वो फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। अभिषेक जी पूरी तरह से उसकी बात सुनकर चिढ़ जाते हैं। वही एक उसकी बात सुनकर अभिषेक जी का चेहरा देखता है जो पूरी तरह गुस्से से भर गया था। तभी अभिषेक जी एक से बोलते हैं, मिस्टर के बात ये है कि वो मेरी ही प्रॉपर्टी है, बस किसी वजह से गलत हाथों में पहुंच गई है, उसी को लेने के लिए मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर के अपनी चेयर पर बैठते हुए अभिषेक जी से बोलता है, तो मिस्टर कपूर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अगर आप चाहे तो। ये सुनकर अभिषेक जी की आंखों में चमक आ जाती है। वो एक से कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी वो रुक जाते हैं और एक से बोलते हैं, थैंक यू मिस्टर के आपने मेरी हेल्प करने के बारे में सोचा, लेकिन मैं अभी खुद ही कोशिश करना चाहता हूँ और अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं जरूर आपसे हेल्प लूंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर अभिषेक जी वहां से निकलते हुए रोहन को घूरते हुए जाते हैं। रोहन उन्हें देखता है, फिर एक को देखता है। एक उसे कोई इशारा करता है तो रोहन अभिषेक जी के साथ बाहर आ जाता है। अभिषेक जी उसे अपने साथ चलते हुए देखते हैं तो रुककर उससे बोलते हैं, मैं खुद जा सकता हूँ रोहन, तो तुम जाओ, जाकर अपने बॉस के साथ रहो। रोहन सीधे चलते हुए अभिषेक जी से बोलता है, मिस्टर कपूर मैं वही कर रहा हूँ जो बॉस ने मुझे काम दिया हुआ है। ये सुनकर अभिषेक जी चुप हो जाते हैं और ऑफिस से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रोहन उनकी कार को जाता हुआ देखता है, फिर अपने हाथ में पकड़े उस पेपर को देखता है और तुरंत एक के केबिन में आता है। एक अपने फोन में कुछ देख रहा था तो रोहन केबिन में आकर वो पेपर्स एक को दिखाते हुए उससे बोलता है, बॉस क्या आप सच में इन्हें उस बिजनेस में जोड़ने वाले हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं सोचा था ना आपने। एक शांति से रोहन की सारी बात सुन रहा था, तभी वो रोहन से बोलता है, रोहन इस बिजनेस में वो ताकत है जिससे लिए मिस्टर कपूर वो सब कुछ करेंगे जो मैं उन्हें करने को कहूंगा, चाहे वो अपने मन से करे या बिना मन के। और रही बात उन्हें इस बिजनेस में जोड़ने की, तो अगर ये उस दुनिया में आए भी तो भी उन्हें हर रास्ते पर सिर्फ शौक ही लगेगा। ये बोलकर एक हंसते हुए रोहन को देखता है तो रोहन को समझ में आता है कि एक क्या बोल रहा है। स्वर्ण मेंशन। जया आरोही को उसी रूम में सुला देती है क्योंकि वो रूम आरोही को बहुत पसंद आ गया था। जया मिस्टी और प्रीति बोर होने लगी थी तो मिस्टी जया से बोलती है, जया चल ना, तेरा रूम देखते हैं। जया उन दोनों से बोलती है, ओके ठीक है चलो वही बैठकर कुछ सोचा जाए। ये सुनकर जया और प्रीति एक दूसरे को देखती है। मिस्टी को कुछ समझ में नहीं आता है, वो तीनों ऊपर जया के रूम में आ जाती है। जया और एक का रूम देखते ही प्रीति और मिस्टी जया से बोलती है, जया तेरा तो यहाँ पूरा संसार ही बसा हुआ है। उस रूम के एक तरफ प्यारी सी बालकनी और दूसरी तरफ स्विमिंग पूल भी था। मिस्टी उसे देखते हुए जया से बोलती है, जया तुम दोनों के बीच कुछ हुआ कल या कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर जया उसे घूरते हुए उससे बोलती है, क्या बोल रही है मिस्टी,
मिस्टी को ये बात पता नहीं थी कि आरोही रात को जिया के रूम में ही सोई हुई थी। उसे लग रहा था कि रात को एके और जिया ही अकेले थे रूम में, इसीलिए उसने ये पूछा। वही प्रीति को ये बात अच्छे से पता थी क्योंकि वही तो आरोही को लेकर आई थी, तो वो कुछ नहीं बोलती है। मिस्टी बार बार जिया से पूछ रही थी तो जिया रूम को सही करते हुए उससे बोलती है, नहीं कुछ नहीं हुआ। तभी प्रीति का ध्यान जिया के गले पर जाता है। वो उठकर जिया के पास आकर उस निशान को देखते हुए जिया से बोलती है, जिया ये तेरे गले पर किसका निशान है और ये इतना रेड क्यों हो गया है। उसकी बात सुनकर मिस्टी भी आकर जिया का गला देखती है और उससे बोलती है, हाँ बात तो सही है, तुझे किसने काट लिया। तभी जिया उन दोनों से बोलती है, वो शायद किसी कीड़े ने काट लिया होगा। ये सुनकर ही प्रीति और मिस्टी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी प्रीति जिया से बोलती है, जिया सच बता, वो कीड़ा बहुत बड़ा था ना, या तो उसका मुंह बड़ा होगा। वो दोनों फिर से हंसने लगती है तो जिया उन दोनों से परेशान होते हुए बोलती है, क्या है तुम दोनों को पता है कि ये किस कीड़े ने काटा है, तो बार बार पूछकर मुझे परेशान क्यों कर रही हो। और तुम दोनों हंसना भी बंद करो अब। ये सुनकर प्रीति और मिस्टी अपनी हंसी रोकने को कोशिश करने लगती है, लेकिन उनसे नहीं होता है तो वो दोनों फिर से हंसने लगती है। जिया उन दोनों की हंसी से इरिटेट होकर कमरे से बाहर नीचे आ जाती है तो प्रीति और मिस्टी भी उसके पीछे पीछे वही आ जाती है। वो तीनों ही एक दूसरे से बातें करने में पूरा दिन बिता देती है। रात के समय शाम को जिया गलती से भी किचन में नहीं गई क्योंकि उसने सोच लिया था वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे किसी को भी प्रॉब्लम हो। रात काफी होने लगी थी लेकिन एके और रोहन अभी नहीं आए थे तो जिया आरोही को खाना खिलाकर उसे सुला देती है क्योंकि सुबह वो उसे स्कूल भेजने के बारे में सोच रही थी। जिया अपने रूम में चली गई थी। वही प्रीति और मिस्टी एक दूसरे से बात करते हुए वही हाल में बैठी हुई थी। उन दोनों की मस्ती खत्म नहीं हो रही थी तभी बाहर से कार रुकने की आवाज आती है तो मिस्टी और प्रीति दोनों गेट की तरफ देखने लगती है। तभी एक कोट सूट पहने हुए अंदर आता है। वो सीधे ऊपर चला जाता है। दोनों उसे जाता हुआ देखती है। तभी प्रीति की नजर मिस्टी पर जाती है जो गेट की तरफ ही देखे जा रही थी। प्रीति के दिमाग में कुछ आता है तो वो मिस्टी से बोलती है, रोहन जी का इंतजार कर रही है ना मिस्टी। मिस्टी बाहर देखते हुए ही उससे बोलती है, हाँ यार। प्रीति उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। तभी मिस्टी को समझ में आता है कि प्रीति उसके मजे ले रही है। वो उसे घूरती है तो प्रीति हंसने लगती है। मिस्टी को गुस्सा आ जाता है। वो प्रीति को मारने लगती है तो प्रीति हंसते हुए हॉल में भागने लगती है। मिस्टी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। प्रीति गेट के पास पहुंचती है तो सामने से रोहन को आता हुआ देखकर वो अचानक से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। वही मिस्टी जो प्रीति को पकड़ने के लिए बहुत तेजी से भाग रही थी, वो अचानक से अपने सामने रोहन को देखकर खुद को दौड़ने से रोक नहीं पाती है और आकर रोहन से टकरा जाती है। रोहन जो फोन देख रहा था उसका फोन अचानक से नीचे गिर जाता है। मिस्टी उससे टकराकर नीचे गिरने वाली होती है तभी रोहन उसे पकड़ लेता है और मिस्टी को बचाने के चक्कर में रोहन का फोन अलग अलग टुकड़ों में हॉल में फैल जाता है। मिस्टी रोहन की बाहों में गिरने के डर से अपनी आंखें बंद किए हुए थी। वही रोहन उसे थामे हुए एकटक देखे जा रहा था। प्रीति एक जगह रुककर उन दोनों को देखती है जो एक दूसरे को बिना पलके झपकाए देख रहे थे। वो खुश हो जाती है और उन दोनों की फोटो क्लिक करके जिया को भेज देती है। तभी उसका फोन बजता है तो वो जल्दी से उसे म्यूट करते हुए देखती है आरव उसे फोन कर रहा था। वो जल्दी से फोन उठाती है तो आरव उससे बोलता है, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तभी प्रीति उसे सामने देखते हुए बोलती है, अरे आरव वो सब छोड़ो, सामने जो चल रहा है उसे देखने के लिए तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। आरव को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो प्रीति से पूछता है, क्या हो रहा है सामने। तो प्रीति उसे बताती है, सामने रोहन जी मिस्टी की बाहों में। उसने इतना ही बोला था तभी आरव उसे रोकते हुए उससे बोलता है, प्रीति क्या बोल रही हो, एक बार सोच तो लो। प्रीति रोहन की बात सुनकर दोबारा अपनी कही गई बात को सोचती है तो उसे समझ में आता है कि उसने उल्टा बोल दिया है। वो आरव से बोलती है,
अरे मेरा मतलब है कि सामने मिस्टी रोहन जी की बाहों में है, रोहन जी ने उसे संभाल कर पकड़ा हुआ है और दोनों बराबर एक दूसरे को देख रहे हैं। आरव को तो ये सुनकर ही शॉक लग जाता है। एपिसोड 107। रोहन के दिल में एक नया एहसास। आरव जैसे ही प्रीति की बात सुनता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो प्रीति से बोलता है, प्रीति तुम क्या बोल रही हो, एक बार सोच तो लो, वो भूतनी रोहन की पसंद। नो। उसका नो सुनते ही प्रीति फोन को कान से दूर कर लेती है और कुछ देर रुककर फिर आरव से बोलती है, आरव क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है जो तुम इतनी तेज चिल्ला रहे हो। आरव प्रीति से बोलता है, अरे प्रीति मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा है, मैं रोहन से पूछूंगा क्या उसके मन में उस भूतनी के लिए कुछ आ गया है क्या। अगर ऐसा है तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, मैं उसे रोकूंगा। ये सुनकर प्रीति आरव से बोलती है, आरव पागल हो गए हो क्या, अभी दोनों ने ये कहा हो नहीं है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो तो मुझे और जिया को ऐसा लगता है कि ऐसा सच में है। ये सुनते ही आरव थोड़ा रिलैक्स होते हुए प्रीति से बोलता है, ओह ऐसा क्या, फिर ठीक है, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। रोहन तो उस भूतनी से चिढ़ता है, वो सपने में भी उससे प्यार नहीं करेगा। आरव ये बोलकर हंसने लगता है तो प्रीति को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उससे बोलती है, तुम सच में बहुत ज्यादा बेकार हो। आरव ये सुनकर आरव को समझ में आता है कि प्रीति का फ्रेंड मोड ऑन हो चुका है। वो उसे मनाते हुए बोलता है, अरे प्रीति तुम गुस्सा क्यों हो रही हो यार, मैं तो मजाक कर रहा था। और रोहन मेरा दोस्त है, अगर उसकी लाइफ में कोई लड़की आएगी तो मैं तो खुश होऊंगा ही ना। ये सुनते ही प्रीति खुश हो जाती है। वही रोहन तरफ तरफ के मुंह बना रहा था, तभी आरव उससे बोलता है, वो सब छोड़ो तुम, हम अपने बारे में बात करते हैं ना, उनका जो जब होगा तब देखेंगे, अभी तो हमारा कुछ नहीं हो रहा है यार। प्रीति आरव की बात सुनकर हंसते हुए अपने कमरे में आकर उससे बात करने लगती है। वही सामने रोहन मिस्टी का घबराया हुआ चेहरा मुस्कुराते हुए देख रहा था। पहली बार ऐसा था जब रोहन मिस्टी को काफी देर से ऐसे देख रहा था। तभी मिस्टी अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है तो रोहन उसे आराम से खड़ा करते हुए उससे बोलता है, तुम ठीक हो ना। मिस्टी खुद को सही करते हुए उससे बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो प्रीति, वो बोल ही रही थी तभी रोहन की नज़र फर्श पर पड़े उसके फोन पर जाती है तो वो शॉक्ड हो जाता है। उसका फोन अलग अलग टुकड़ों में हो चुका था। वो मिस्टी की बात पर ध्यान न देकर जाकर अपना फोन उठाता है और उसे देखने लगता है। मिस्टी उसे अपने फोन को ऐसे देखते हुए देखती है तो जल्दी से उससे बोलती है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हारा फोन टूट गया। रोहन उसे देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वो फोन को जोड़कर देखने लगता है। वो उसे ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन फोन ऑन नहीं होता है। मिस्टी रोहन को देखती है, वो परेशान लग रहा था। तभी वो अपने कान को अपने हाथों से पकड़कर उसके सामने आ जाती है। रोहन मिस्टी का चेहरा देखता है। उसे देखकर लग रहा था कि उसे बुरा लग रहा है तो रोहन मिस्टी के हाथ को उसके कान से हटाते हुए उससे बोलता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है मिस्टी। मिस्टी पहली बार रोहन के मुंह से अपना नाम सुनते ही उसे एकटक बिना पलके झपकाए देखने लगती है। रोहन मिस्टी को देखता है और उससे बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। मिस्टी मुस्कुरा देती है। वो रोहन से बोलती है, नहीं कुछ नहीं, हाँ लेकिन सॉरी मेरी वजह से तुम्हारा फोन टूट गया। रोहन मिस्टी की बात सुनकर अपना फोन देखता है और मिस्टी से बोलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दूसरा ले लूंगा, बस इसके अंदर जो है वो न गया हो वरना तब ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो मिस्टी से बोलता है, मैं चेंज करके आता हूँ। मिस्टी उसे हाँ बोलती है। दोनों अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी मिस्टी पीछे से रोहन को रोकती है। रोहन उसे मुड़कर देखता है तो मिस्टी उसे बोलती है, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना बोलकर मिस्टी अपने रूम में चली जाती है। वही रोहन मिस्टी की बात सुनकर उसे जाता हुआ देखता रहता है। जब मिस्टी अपने रूम में चली जाती है तो रोहन भी अपने रूम में चला जाता है। आदित्य का रूम। जिया कबर्ड में अपने कपड़े रख रही थी तभी आदित्य रूम में आता है। वो अपना कोट उतारकर सोफे पर रखते हुए जिया को देखता है।
पीछे से जिया पतली लाल साड़ी में बहुत हॉट लग रही थी। वो उसे देखता है। जिया की पीठ, उसकी कमर उसे जिया के पास आने के लिए मजबूर कर रही थी। वही जिया, उसे तो इस सब के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। वो तो शांति से अपने कपड़े रख रही थी। तभी आदित्य धीरे से आकर जिया की कमर में हाथ डालकर उसके कान और गले, कंधे पर अपने होठ चलाने लगता है। जिया को अचानक अपनी कमर पर किसी का हाथ फील होता है तो वो डर जाती है। तभी आदित्य उसके कान में धीरे से बोलता है, रिलैक्स बीवी। जिया को समझ में आ जाता है कि ये आदित्य है। आदित्य उसकी खुली कमर पर अपने हाथ चलाते हुए जिया के कान पर हल्के से काट लेता है। जिया मुड़कर आदित्य को घूरते हुए उससे बोलती है, ये आदत आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मुझे। आप हमेशा ये क्यों करते हैं? आदित्य जिया का हल्के गुस्से वाला चेहरा देखता है तो उसकी नाक से अपनी नाक तो टच करते हुए जिया से बोलता है, बीवी, ये तो क्या, तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत कुछ करने का मन करता है। तुम सोचो मैं खुद को कितना कंट्रोल करके रख रहा हूँ, उसी में तुम ऐसी साड़ी पहनकर मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। जिया उसकी बात सुनकर ब्लश करने लगी थी। तभी वो आदित्य से बोलती है, लेकिन आपकी वजह से प्रीति और मिस्टी मुझ पर हंसती है कि ये निशान तुम्हारे गले पर कैसे है, तो आप अब से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जिया की ये बात सुनकर आदित्य जिया के गाल पर अपने हाथों से टच करने लगता है तो जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य जिया को कब्ज से लगा देता है। वो धीरे धीरे जिया के गालों पर चूमते हुए उसके हाथों की तरह बढ़ने लगता है। जिया का दिल आदित्य की छुअन के एहसास से जोरों से धड़कने लगा था। आदित्य जिया को होठों को अपने हाथों से हल्के से छूता है। तभी कमरे में आरोही अंदर आते हुए जिया से बोलती है, जियो आप कहाँ हो? मुझे भूख लगी है। ये सुनकर ही जिया और आदित्य आंखें खोलकर एक दूसरे को देखते हैं। आदित्य जिया की आंखों में देखता रहता है। जिया उसे हटने को बोलती है। आदित्य को गुस्सा आता है लेकिन वो पीछे हो जाता है। जिया कबर्ड के साइड में थी तो वो आरोही को दिखती नहीं है। आदित्य जो पीछे हो गया था, आरोही उसे देखती है तो आदित्य के पास आकर उससे खुश होते हुए बोलती है, आप आ गए। आदित्य मुस्कुराती हुई आरोही को देखता है तो खुद के गुस्से को शांत कर लेता है और आरोही से बोलता है, हाँ मैं तो आ गया। आपने आपका रूम देखा, कैसा लगा आपको? आरोही को वो रूम याद आ जाता है तो वो खुश होते हुए उससे बोलती है, हाँ आपने बहुत अच्छा रूम बनवाया है। आपको कैसे पता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है? वो पूरा रूम प्रिंसेस का है। तभी एक उससे बोलता है, हाँ वो प्रिंसेस रूम इसलिए है क्योंकि आप प्रिंसेस ही तो है न इस घर की। आरोही खुश होते हुए उससे बोलती है, सच्ची में? आदित्य हाँ में अपना सर हिला देता है। वही जिया, वो उन दोनों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर वही खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। तभी आरोही की नजर जिया पर जाती है। वो जिया से बोलती है, जियो आप वहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ ना। तो जिया उन दोनों के पास आती है और आरोही से बोलती है, आपको भूख लगी थी ना? तभी आरोही को याद आता है कि उसे तो सच में भूख लगी थी। वो अपने सर पर अपने हाथ से हल्के से मारते हुए जिया से बोलती है, हाँ मुझे तो सच में भूख लगी थी, मैं तो भूल ही गई। ये बोलते ही आरोही के पेट से आवाज आती है तो आरोही अपने पेट पर हाथ रखते हुए उन दोनों से बोलती है, अब तो पेट को भी भूख लग गई। तभी एक उससे बोलता है, डॉल आप अपनी जीव के साथ नीचे चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो जिया को देखता है और उठकर फ्रेश होने चला जाता है। जिया आरोही को लेकर नीचे आती है तो वहां कोई भी नहीं था। जिया आरोही को बिठाती है और एक नौकर को बुलाकर उसे सभी को बुलाकर लाने को बोलती है। वो नौकर सभी को बुलाने चला जाता है। तभी जिया किचन में जाने लगती है तो एक नौकर आकर जिया से बोलता है, मैम आप बैठिए, हम सारी डिशेज लेकर आते हैं जो आपने बनाने को कहा था। जिया जाकर आरोही के पास बैठ जाती है। तभी प्रीति और मिस्टी अपने रूम से बाहर आती हैं। वो दोनों आकर आरोही और जिया के पास बैठ जाती है। एक के भी ऊपर से आकर बीच वाली कुर्सी पर बैठते हैं। जिया सभी को देखती है, वहां रोहन नहीं था। तो जिया उस नौकर से बोलती है, आपने रोहन को बुलाया था, वो अभी तक आए क्यों नहीं है? वो नौकर जिया से बोलता है, मैम मैंने सर को आवाज दी थी लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं आई तो मुझे लगा कि वो सो गए होंगे। एपिसोड 108, जिया का ज्ञान रोहन के काम।
जिया उस नौकर से रोहन के बारे में पूछती है तो वो नौकर जिया को बताता है, मैम मैंने आवाज दी थी सर को, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं आई तो मुझे लगा कि वो सो गए होंगे। जिया हाँ में सर हिला देती है। वो नौकर सभी को खाना सर्व करता है। जिया मिस्टी को देखती है जो बार बार रोहन के रूम की तरफ देख रही थी। तभी जिया प्रीति से बोलती है, प्रीति तुम आरू को खाना खिलाओ, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। ये बोलकर जिया वहां से उठकर रोहन के रूम की तरफ चली जाती है। आदित्य और आरोही उसे जाता हुआ देखते हैं तो प्रीति आरोही से बोलती है, आरोही आ जाओ, आज मैं आपको खाना खिलाऊंगी। वो खिलाने वाली होती है तभी आरोही आदित्य को देखती है तो आदित्य प्रीति से बोलता है, लाओ आज डॉल मेरे हाथों से खाना खाएगी। प्रीति मुस्कुराते हुए खाने की प्लेट आदित्य के सामने कर देती है। आदित्य आरोही को खाना खिलाता है। आरोही उसे देखने लगती है, फिर वो धीरे धीरे खाना खाने लगती है। वही जिया रोहन के रूम के सामने आती है। रोहन का रूम बंद था। जिया उसे आवाज देती है लेकिन रोहन कुछ नहीं बोलता है। जिया उसे दोबारा से आवाज लगाती है तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है। रोहन जिया को अपने सामने देखता है तो उससे बोलता है, जी लेडी बॉस बोलिए। जिया उससे बोलती है, आप मुझे लेडी बॉस मत बोला कीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा है लेकिन आप सुनते ही नहीं है। रोहन को याद आता है तो रोहन जिया से बोलता है, सॉरी भाभी, लेकिन आप भी मुझे आप मत बोलिए, मुझे ज्यादा बड़ा लगता है। आप मुझे तुम बोलिए वो ठीक है, मुझसे आप बर्दाश्त नहीं होगा आपके मुंह से। ये सुनकर जिया हंस देती है तभी वो रोहन से बोलती है, अच्छा ठीक है, तो तुम खाना खाने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने आपको बुलाने के लिए एक सर्वेंट को भेजा था। रोहन उससे बोलता है, वो भाभी मैं काम कर रहा था तो मुझे किसी की आवाज शायद सुनाई नहीं दी होगी। जिया उसकी बात सुनती है तो उससे बोलती है, अच्छा ठीक है अभी तो चलो, तुम नहीं आओगे तो शायद कोई और भी खाना नहीं खाएगा। ये बोलकर जिया मुस्कुराते हुए वहां से आगे आगे चलने लगती है। रोहन जिया की बात को समझते हुए उससे पीछे पीछे वहां आ जाता है। वो सभी को देखता है और आकर आदित्य के सामने वाली सीट पर दूरी पर बैठने लगता है। तभी जिया उसे बोलती है, आप क्या फैमिली से अलग है जो इतनी दूर पर बैठ रहे हैं? आप यहाँ आकर बैठिए। जिया मिस्टी के सामने वाली चेयर की तरफ इशारा करती है तो रोहन वहां आकर बैठ जाता है। जिया और प्रीति एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती है। वही रोहन और मिस्टी बिना एक दूसरे को देखे चुपचाप खाना खाने लगते हैं। ये सब एके देख रहा था। उसे जिया और प्रीति की सारी हरकतें समझ में आ रही थी लेकिन वो शांति से खाना खाता रहता है। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने रूम में जाने लगते हैं क्योंकि सभी को नींद आ रही थी। प्रीति और मिस्टी बाहर गार्डन में घूमने चली जाती है। एके अपने रूम में जाने लगता है तभी वो जिया को देखता है। जिया उसकी तरफ देखती है और आरोही को गोद में लेते हुए उसे बोलती है, चलो आरू आज बाहर गार्डन में घूमेगी। आरोही उसके साथ बाहर आ जाती है। गार्डन में लाइट्स चल रही थी। प्रीति और जिया बातें करने लगती है और मिस्टी कभी वो आरोही को पकड़ती कभी आरोही उसे पकड़ती। दोनों ही हंसते हुए एक दूसरे के साथ खेल रही थी। उन दोनों के मस्ती करने की आवाज मेंशन के अंदर तक आ रही थी। रोहन उस आवाज को सुनता है तो रूम की खिड़की खोलकर सामने देखता है। मिस्टी आरोही को हंसते हुए पकड़ रही थी। तभी आरोही मिस्टी को पकड़ने लगती है तो मिस्टी अचानक से रुक जाती है। आरोही आकर उसके ऊपर गिर जाती है जिससे मिस्टी भी आरोही को संभालते हुए वही गिर जाती है। जिया और प्रीति अचानक से दोनों को ऐसे गिरा हुआ देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। तभी आरोही और मिस्टी एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। मिस्टी आरोही के पेट में गुदगुदी करने लगती है तो उन्हें देखकर जिया और प्रीति भी हंसने लगती है। तभी जिया की नजर खिड़की पर जाती है जहां रोहन खड़ा मिस्टी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। जिया मिस्टी को देखती है जिसका ध्यान सिर्फ मस्ती करने में था। तभी आरोही का हाथ मिस्टी के हाथ पर टच होता है तो आरोही मिस्टी का हाथ पकड़ते हुए उससे बोलती है, मिस्टी दी आपको लग गई। मिस्टी देखती है उसके हाथ पर खरोच आ गई थी। उसे देखकर जिया और प्रीति भी वही बैठकर उसका हाथ देखती है। उसके हाथ पर जाता सी खरोच लग गई थी तो जिया मिस्टी से बोलती है, मिस्टी तुम भी न अकेले हुए पूरी बच्ची बन जाती हो, देखो हो गया न कारनामा।
ये सुनकर मिस्टी हंस देती है और अपना हाथ देखते हुए सभी से उठते हुए बोलती है, डोंट वरी गाइज, ये तो होता रहता है। चलो अब सोने चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। वो आरोही के गाल पर किस करते हुए उससे बोलती है, गुड नाइट आरोही, अब कल खेलेंगे। तभी जिया उन दोनों से बोलती है, कोई कल नहीं खेलेगा, कल आरू स्कूल जाएगी और मुझे और प्रीति को कॉलेज जाना है, तो अभी चलो सब सो। ये सुनकर मिस्टी उन दोनों से बोलती है, ऐसे कैसे तुम दोनों कॉलेज चली जाओगी, तुम दोनों चली जाओगी, आरोही भी स्कूल चली जाएगी, तो मैं तेरे इतने बड़े महल में क्या करूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, तुम दोनों कॉलेज नहीं जाओगी। तो प्रीति मिस्टी से बोलती है, मिस्टी बेटा हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो कॉलेज तो जाना पड़ेगा ना, वैसे भी जिया की शादी की वजह से बहुत छुट्टी हो गई है। मिस्टी गुस्सा हो जाती है, वो सीधे अंदर चली जाती है। प्रीति और जिया उसे जाता हुआ देखती है तो हंसने लगती है और वो दोनों भी आरोही के साथ अंदर आ जाती है। अंदर मिस्टी मुंह बनाकर सीधे अपने रूम में घुस जाती है। प्रीति भी जिया को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है। जिया आरोही को उसके रूम में लेकर जाती है और उसे उसकी दवाइयाँ देती है, फिर आरोही के पास बैठकर उसे सुलाने लगती है। कुछ देर में आरोही सो जाती है तो जिया उसे अच्छे से सुलाकर अपने रूम में जाने लगती है। तभी वो रोहन को देखती है जो पानी लेने आया हुआ था। जिया उसे रोकते हुए उससे बोलती है, रोहन मैं तुम्हारी भाभी हूं न, तो एक बात बोलूं, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। रोहन जिया से बोलता है, ये इस भाभी बोलिए और आपकी बात तो मैं कभी नहीं टाल सकता। जिया उसे बोलती है, रोहन हमेशा दिमाग की सुनी जाए ये जरूरी नहीं होता है, कभी कभी अपने दिल की भी आवाज सुननी चाहिए। और ये लाइफ हमेशा अकेले नहीं बिताई जा सकती है, कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो हम सबसे नहीं बोल सकते, जिसके लिए एक लाइफ पार्टनर का होना जरूरी होता है। आप अपने काम को ही अपनी लाइफ समझते हैं ना। रोहन जिया की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी जिया उसे बोलती है, और शायद अभी आपके पास मौका भी है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं रोहन। रोहन ये बात सुनते ही जिया को देखने लगता है। जिया मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। इतना बोलकर वो उसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है। वही रोहन जिया को जाता हुआ देखकर सोचने लगता है। वो कुछ सोचते हुए अपने रूम में चला जाता है। वही जिया रूम में आती है, वो दरवाजा बंद करके देखती है, आदित्य वहां पर नहीं था। उसे समझ में आ जाता है कि जरूर आदित्य ऑफिस एरिया में होगा। जिया जाकर अपनी साड़ी चेंज करती है और फ्रेश होकर आती है, तब भी आदित्य रूम में नहीं आया था। जिया बेड पर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। बहुत देर तक आदित्य अपने ऑफिस एरिया में काम कर रहता है, वही जिया वो बेड पर बैठे बैठे उसे नींद आने लगी थी। तभी आदित्य रूम में आता है, वो सामने देखता है जिया उसका इंतजार करते करते सो रही है। आदित्य जिया के पास आकर उसके चेहरे को देखता है, जिया के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। आदित्य मुस्कुरा देता है क्योंकि वो जिया के इतने पास था। जिया फिर भी नहीं उठी। आदित्य जिया को आराम से सुलाने लगता है। तभी जिया उठ जाती है, वो देखती है आदित्य पूरा जिया के ऊपर झुका हुआ था। जिया उसे ध्यान से देखती है। आदित्य का हैंडसम सा चेहरा जिया के एकदम सामने था। आदित्य जिया को देखता है तो जिया उसे बोलती है, आपका काम हो गया। जिया बैठने वाली होती है, तभी आदित्य उसे बोलता है, हाँ मैं आ गया हूँ, और मुझे पता है तुम्हें नींद भी आ रही होगी, आज तो तुम बहुत थक गई होगी। ये सुनकर जिया उससे पूछती है, आपको कैसे पता कि मैं थक गई हूँ। तो आदित्य जिया के बगल में लेटते हुए उससे बोलता है, आज तुमने रोहन को जितना ज्ञान दिया है न, मुझे वो सब पता है। जिया उठकर बैठते हुए आदित्य से बोलती है, लेकिन आप तो वहां थे नहीं, क्या आप मुझ पर नजर रख रहे हो। ये बोलते हुए जिया आदित्य को घूरने लगती है। आदित्य अपने सामने बैठी जिया को देखता है और अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जिया आदित्य के ऊपर गिर जाती है। उसका मुंह आदित्य के सीने से टकरा जाता है। तभी आदित्य जिया को पलट देता है। जिया अचानक से उसके नीचे हो जाती है। वो आदित्य को देखते हुए उससे बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं, आप थकते नहीं है क्या, आपको नींद नहीं आती है क्या। जिया की बात सुनते हुए आदित्य उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है। जिया शांत हो जाती है।
एपिसोड 109। जिया का पहला कदम मिस्टी और रोहन के लिए। ये बोलकर जिया उसे शक की नजरों से देखने लगती है, तभी आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे खुद के ऊपर खींच लेता है, जिससे जिया का माथा आदित्य के सीने से टकरा जाता है। जिया अपने माथे को सहलाते हुए आदित्य को घूरते हुए उससे बोलती है, ये आप क्या कर रहे हो? आपकी वजह से मुझे लग गई, और ये आपकी बॉडी है या पत्थर? आदित्य जिया का हाथ अपने सीने पर रखते हुए जिससे बोलता है, जो भी हो, लेकिन रहना तुम्हें इसी पत्थर दिल वाले इंसान के साथ होगा। वो जिया की कमर पर अपने हाथ अच्छे से लपेटते हुए उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिया कुछ देर आदित्य का चेहरा देखती है, फिर धीरे से उससे बोलती है, आदित्य। आदित्य आंखें बंद किए हुए ही उससे हम बोलता है, तो जिया उससे बोलती है, आदित्य, आप कब सभी को बताएंगे कि आप उनके वही आदित्य हो, बचपन वाले? ये सुनते ही आदित्य अपनी आंखें खोलकर जिया को देखता है। जिया उसे अपने सवाल के जवाब मिलने का इंतजार कर रही थी, तभी वो देखती है आदित्य कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो जिया उसे बोलती है, आप मेरी इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये सुनते ही आदित्य जिया को पलट कर अपने नीचे कर लेता है। जिया उसे देखती है, तभी आदित्य जिया से बोलता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी इस टाइम जो होना चाहिए वो करे। ये सुनते ही जिया शॉक्ड होकर आदित्य को देखती है और उसे कंधे से पीछे धकेलते हुए उससे बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हो? आदित्य जिया की नाक से अपनी नाक को टच करते हुए उससे बोलता है, वही जो तुम्हें समझ में आ रहा है। आदित्य जिया के चेहरे पर अपने होठ चलाते हुए उसके गले पर पहुंच जाता है और वहां पर किस करने लगता है। जिया आदित्य के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत कर देती है। आदित्य जिया के गले पर किस करता रहता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। आदित्य और जिया दोनों ही टेबल पर बज रहे फोन को देखते हैं। आदित्य फोन को इग्नोर करके जिया के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगता है। जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वो फोन दोबारा से बजने लगता है। वो लगातार बजे ही जा रहा था, तो जिया आदित्य से बोलती है, वो फोन। आदित्य चिढ़ जाता है। वो उठकर वो फोन देखता है। फोन में दिख रहे नंबर को देखकर उसका चेहरा और गुस्से भरा हो जाता है। जिया उसके चेहरे को देखती है। आदित्य फोन लेकर स्विमिंग एरिया में चला जाता है और वहां पर बात करने लगता है। जिया उसे देखती है और फिर खुद को सही करते हुए अपनी आंखें बंद करके सोने लगती है। जिया पूरी तरह सो जाती है, तभी आदित्य रूम में आता है। वो गुस्से में था, लेकिन जिया का मासूम सा चेहरा देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो आकर जिया के बगल में लेटते हुए दूसरी तरफ चेहरा करके सो रही जिया को पलटकर अपनी तरफ करते हुए उसे अपनी बाहों में लेकर आंखें बंद कर लेता है। जिया मुस्कुरा देती है। वो आदित्य की बाहों में खुद को अच्छे से एडजस्ट करने के लिए थोड़ी हिलती है, तो आदित्य अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है। जिया के गुलाबी होठ हिल रहे थे। आदित्य की नजर लगातार जिया के होठ पर थी। वो अचानक से जिया के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। जिया नींद में अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है। वही आदित्य जब देखता है कि जिया उसकी किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो वो जिया के होठों को छोड़ देता है। वो जिया के माथे पर किस करता है। उस एहसास से जिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आदित्य जिया को अच्छे से अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। सुबह का समय। जिया की नींद खुलती है तो उसकी नजर सामने आदित्य के चेहरे पर जाती है। आदित्य सो रहा था। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। जिया उसके चेहरे को देखने लगती है। जिया अपनी एक उंगली से आदित्य के बालों को पीछे करती है। वो अपनी उंगली से उसके गाल को छूते हुए मुस्कुराने लगती है। तभी आदित्य आंखें बंद किए हुए ही जिया से बोलता है, अगर तुम मुझे ऐसे टच करोगी तो तुम्हारा आज कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा बीवी। उसकी बात सुनते ही जिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो तुरंत आदित्य के ऊपर से हटने लगती है। तभी आदित्य उसे दोबारा से पकड़ लेता है और आंखें बंद किए हुए ही उससे बोलता है, अब मुझे नींद से जगा ही दिया है, तो अब मुझे किस करो, वरना मैं बहुत कुछ करने लगूंगा। जिया उसकी बात सुनती है तो अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए उससे बोलती है, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ये सुनते ही आदित्य जिया को फिर से अपनी बाहों में लेते हुए उससे बोलता है,
तुम्हारा पति किसी को धमकी नहीं देता है, सीधे वो काम करता है। जिया अपना दिमाग लगाने लगती है, तभी आदित्य उसे अपने नीचे कर लेता है। जिया उसे घूरते हुए बोलती है, आप मुझे जल्दी छोड़िए, मुझे नीचे जाना है, मुझे बहुत काम है। और आप जो सोच रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, समझे आप। जिया ने इतना बोला ही था, तभी आदित्य जिया को किस करने लगता है और अपने हाथ को जिया के गले से होते हुए उससे नीचे ले जाने लगता है। जिया तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। वो आदित्य को देखती है, जो शातिर तरीके से मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। तभी जिया खुद आदित्य का चेहरा पकड़कर उसके माथे पर किस कर देती है। आदित्य मुस्कुरा देता है, जिया हटने लगती है। तभी आदित्य जिया के होठों पर किस करके उसे छोड़कर आंखें बंद करके सो जाता है। जिया उसे देखती है। आदित्य दोबारा सोने लगा था। जिया मुस्कुरा कर फ्रेश होने चली जाती है। वो कुछ देर में ग्रीन कलर की साड़ी पहन कर आती है और अपने बाल बनाकर थोड़ा मेकअप करके नीचे चली जाती है। नीचे जिया आकर पूजा करती है, तभी मिस्टी और प्रीति भी वहां आ जाती है। प्रीति मिस्टी को देखती है। मिस्टी अभी भी उन दोनों से गुस्सा थी। वो उन दोनों को देखकर मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। प्रीति उसे घूरते हुए जिया को देखती है। जिया को भी समझ में आ जाता है कि मिस्टी अभी भी गुस्सा है। जिया आरोही के रूम में जाती है। आरोही पूरे बेड पर फैलकर आराम से सो रही थी। जिया आकर प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए उसे उठाने लगती है। आरोही मुस्कुराते हुए दोबारा से सो जाती है। तभी जिया खुद से ही बोलती है, ये दोनों भाई बहन एक जैसे ही है। वो आरोही को उठाकर बिठा देती है। आरोही फिर से सोने वाली होती है। जिया उसे उठाकर सीधे बाथरूम में ले जाती है और उसे नहलाकर स्कूल के लिए रेडी करने लगती है। आरोही चुपचाप मुंह बनाकर सब होता देखती रहती है। जिया उसे देखती है तो उसे हंसी आ जाती है। वो आरोही को रेडी करके बाहर लेकर आती है। तब तक सभी लोग डाइनिंग एरिया में आ चुके थे। जिया आरोही को आदित्य के बगल वाली कुर्सी पर बिठा देती है और उसे नाश्ता कराने लगती है। तभी आरोही आदित्य को देखती है। उसके दिमाग में कुछ आता है तो वो आदित्य से बोलती है, बड़े भाई मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर जिया आदित्य और बाकी सभी आरोही को देखते हैं तो आदित्य आरोही से पूछता है, क्यों? तभी आरोही उससे बोलती है, पता नहीं, शायद मेरी तबीयत खराब है और जीऊ मुझे स्कूल भेज रही है। उसकी बात सुनकर सभी लोग स्माइल करने लगते हैं और जिया आरोही से बोलती है, आरू आप कुछ भी कर लो, स्कूल तो आपको जाना ही है। आरोही रोने जैसा मुंह बनाकर आदित्य को देखती है। तभी आदित्य उठते हुए उससे बोलता है, डॉल स्कूल जाने और पढ़ाई करने के लिए कोई बहाना नहीं। इतना बोलकर आदित्य अपनी कोट उठाकर बाहर जाने लगता है तो रोहन भी उठने वाला होता है। तभी जिया जल्दी से आदित्य से बोलती है, सुनिए। जिया के मुंह से सुनिए सुनते ही प्रीति और मिस्टी को हंसी आ जाती है। वही आदित्य के कदम रुक जाते हैं। वो जिया को मुड़कर देखता है। तभी जिया उसके पास आते हुए उससे बोलती है, वो रोहन। रोहन जिया को देखता है और आदित्य वो रोहन को देखते हुए जिया को देखते हुए उससे बोलता है, तुम्हें ड्राइवर कॉलेज ले जाएगा। रोहन ऑफिस के काम देखता है बीवी। जिया उससे बोलती है, अरे मैं ये बोल रही थी, क्या आप रोहन को आधे दिन की छुट्टी दे देंगे? ये सुनकर आदित्य जिया से बोलता है, जहां तक मुझे लगता है रोहन को किसी डे ऑफ की जरूरत नहीं है। वो मुड़कर जाने लगता है। तभी जिया उसे फिर से बोलती है, वो मैं और प्रीति कॉलेज जा रहे हैं तो मिस्टी यहाँ अकेली हो जाएगी, इसलिए अगर रोहन मिस्टी को आज थोड़ा बाहर घुमा देंगे तो मिस्टी को अच्छा लगेगा। वो काफी टाइम से लंदन में ही रह रही है ना, तो मैं बस ये सोच रही थी। जिया ये सब हिचकिचाते हुए आदित्य से बोलती है। वही उसके ये बोलते ही मिस्टी और रोहन की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती है। तो वो दोनों जल्दी से जिया की तरफ देखने लगते हैं। जिया तो आदित्य के जवाब का इंतजार कर रही थी। एपिसोड 110, एक को मिली धमकी। जिया आदित्य को बड़ी ही आस भरी नजरों से देखती रहती है कि आदित्य हाँ बोल देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आदित्य बहुत देर तक चुप होकर कभी जिया को देख रहा था तो कभी रोहन को देख रहा था। वो रोहन से बोलता है, तुम डॉल को उसके स्कूल ड्रॉप करके ऑफिस आओ।
इतना सुनते ही रोहन आरोही का बैग उठाता है और आरोही को गोद में लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। जया आरोही को रोहन के साथ जाता हुआ देखती है, फिर वो आदित्य की तरफ देखती है जो ऑफिस के लिए निकलने के लिए गेट तक पहुंच गया था। जया मुड़कर प्रीति को देखती है तो प्रीति उसे बाहर जाने का इशारा करती है। जया जल्दी से उसकी बात को समझते हुए बाहर जाती है। वो आदित्य को फिर से बोलती है, प्लीज न। तभी आदित्य धीरे से जया के कान के पास आकर उससे बोलता है, तुम जो कोशिश कर रही हो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि रोहन इन सब में नहीं पड़ने वाला है। जया आदित्य की बात सुनती है तो उसे आंखें दिखाते हुए बोलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, समझे आप। ये सुनते ही आदित्य मुस्कुराकर जया को ओके बोलता है और जाकर कार में बैठ जाता है। तभी जया जल्दी से उससे बोलती है, एक बार कोशिश तो करने दीजिए, शायद जो मुझे दिख रहा है वो रोहन को भी दिख जाए। आदित्य जया की इतनी रिक्वेस्ट देखता है तो उससे बोलता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आज, क्योंकि मैं अपने काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। वो डॉल को छोड़कर आ जाएगा। उसकी बात सुनते ही जया खुश हो जाती है। वो आदित्य का हाथ पकड़कर उसे बोलती है, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू। तभी आदित्य जया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उससे बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो आज जब मैं ऑफिस तो वापस आऊंगा तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। जया तो पहले ही खुश हो गई थी तो वो जल्दी से आदित्य से बोलती है, हाँ बोलिए, क्या करना है। आदित्य जया के चेहरे को अपने पास करते हुए उससे बोलता है, वही जो एक कपल के बीच होता है। ये सुनते ही जया तुरंत आदित्य के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और उसे बाय बोलकर तुरंत अंदर चली जाती है। आदित्य उसे ऐसे भागते हुए देखकर मुस्कुरा देता है और ड्राइवर उसकी कार ऑफिस ले जाता है। जया जल्दी से घर में आती है और प्रीति को रेडी होने के लिए बोलती है। प्रीति उसकी बात को समझ जाती है तो वो रेडी होने चली जाती है। जया मिस्टी को देखती है, वो हॉल में जाकर बैठकर टीवी देख रही थी, जैसे उसे जया और प्रीति क्या कर रही है उससे कोई मतलब ही न हो। जया मिस्टी के पास आकर बैठने लगती है। तभी मिस्टी उसे बोलती है, आप यहाँ क्यों बैठ रही है, जाए, आपकी दोस्त रेडी हो रही है तो आप भी रेडी होइए। ये सुनकर जया खुद को देखते हुए मिस्टी से बोलती है, मैं रेडी तो हूँ। ये सुनकर मिस्टी सामने टीवी देखते हुए उससे बोलती है, शादी पहनकर कॉलेज जाएगी। उसकी बात सुनकर जया खुद को देखती है, उसे भी खुद पर डाउट हो रहा था। तभी प्रीति रेडी होकर आ जाती है। उसने ब्लैक जीन्स और रेड टॉप पहनकर पोनीटेल बनाई थी। वो उन दोनों के सामने आकर दोनों से बोलती है, मैं रेडी हो चले। तभी वो जया को देखती है, उसका मुंह बना हुआ था तो वो उससे पूछती है, क्या हुआ जया। तभी जया उससे बोलती है, मैं शादी में कॉलेज चलूं या नहीं। तभी प्रीति उससे बोलती है, हाँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरी मर्जी है, तू डिसाइड कर या फिर अपने प्यारे पति देव से पूछ ले। ये सुनकर जया उन दोनों से बोलती है, ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। जया अपने रूम में चली जाती है। तभी प्रीति मिस्टी के बगल में बैठते हुए उससे बोलती है, मिस्टी तू अभी भी हमसे गुस्सा है क्या। मिस्टी उसे देखती है और उससे बोलती है, नहीं, मैं कहाँ गुस्सा हूँ, आप लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़कर इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो मैं कैसे गुस्सा हो सकती हूँ, मैं तो खुश हूँ। ये सुनकर प्रीति मिस्टी के कंधे पर थपथपाते हुए उससे बोलती है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तेरे लिए ही कर रहे हैं मेरी जान। ये सुनकर मिस्टी प्रीति का हाथ अपने कंधे से हटा लेती है। तभी जया नीचे आती है, उसने फ्रॉक सूट पहना हुआ था। प्रीति उसे बोलती है, जया कभी तो अपना लुक बदला कर। जया अपने बैग लेकर बाहर चलते हुए उससे बोलती है, मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। इतना बोलते हुए जया मिस्टी को बाय बोलकर प्रीति को लेकर बाहर आ जाती है। बाहर ड्राइवर पहले ही कार रेडी करके खड़ा था। जया और प्रीति उसमें बैठती है और मिस्टी को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। मिस्टी उन दोनों को जाता हुआ देखती है, फिर अंदर आकर पूरा घर देखती है, उसे वहां सर्वेंट्स के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा था तो वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में मिस्टी अपना फोन देखने लगती है, लेकिन वो बोर होने लगी थी तो वो उठकर हॉल में आती है और किचन में जाकर फ्रिज में देखती है।
वो आइसक्रीम निकालकर उसे एक चम्मच खाती है, उसे टेस्ट अच्छा लगता है तो वो उसे लेकर खाने के लिए आने लगती है। तभी रोहन गेट से अंदर आता है। रोहन जिया को देखता है जो अपने एक हाथ में आइसक्रीम की कटोरी और दूसरे हाथ में फोन लिए उसी की तरफ चली आ रही थी। रोहन मिस्टी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मिस्टी उसे अपने सामने देखती है तो खुश होते हुए उससे बोलती है, अरे तुम ऑफिस नहीं गए। उसकी बात सुनकर रोहन उसे बताता है, वो भाभी ने मुझे कहा है कि तुम्हें बाहर घुमाना है। तभी मिस्टी उससे बोलती है, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, चलो घूम कर आते हैं। वैसे भी मैं कुछ दिनों में लंदन वापस चली जाऊंगी तो मैं इस शहर को बहुत मिस करने वाली हूँ। मिस्टी रोहन के हाथ में आइसक्रीम पकड़ा कर अपने रूम में रेडी होने चली जाती है। रोहन अपने हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम को देखता है, फिर मिस्टी को जाता हुआ देखता है। वो मिस्टी की कही हुई बात को सोच रहा था, तभी वो चम्मच लेकर आइसक्रीम खाते हुए खुद से ही बोलता है, लंदन वापस जाना है। वो ये खुद से ही बोलता है। उसका चेहरा ये सुनते ही उदास सा हो गया था। वो वहीं बैठकर आइसक्रीम खाते हुए अपना फोन देखने लगता है। आज इंडस्ट्रीज एके अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है। वो फोन देखता है तो किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। एके फोन उठाता है, तभी सामने से आवाज आती है, कैसे हो एके। आदित्य फोन को कान से लगाकर सिर्फ सुनता रहता है कि सामने से क्या बोला जा रहा है। तभी सामने से आवाज आती है, आजकल तो तुम बहुत खुश होगे, तुमने शादी जो कर ली है, लेकिन तुम शायद कुछ भूल रहे हो एके। तुमने मेरे बेटे को जहां भी रखा है वो मुझे बता दो, वरना मैं जो करूंगा उसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। उसकी बात सुनकर एके अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ होते हुए उससे गुस्से में बोलता है, तू एके को धमकी दे रहा है? अगर इतनी ही हिम्मत है तो अपने बेटे को मुझसे छुड़ा कर बता, क्योंकि मैं एके हूँ और मुझसे पंगा लेना बहुत बुरा साबित होता है। तो तेरे उस बेटे को मैंने कैसे छोड़ दूँ जिसने मिसेज एके को बुरी नजर से देखा है। उसकी बात सुनकर सामने वाला कुछ देर तक चुप रहता है, तभी वो दोबारा से बोलता है, तू मुझे हल्के में ले रहा है? अब देख, तेरी प्यारी बीवी जो अभी कॉलेज में है और दूसरी वो छोटी सी लड़की वो स्कूल में हंस खेल रही है। तो या तो तू मुझे मेरे बेटे का पता बता दे या फिर मैं जरूर उन दोनों को कुछ कर सकता हूँ। इतना बोलकर वो फोन कट हो जाता है। एके अपने फोन को देखता है, उसका दिमाग खा हो रहा था। वो गुस्से में टेबल पर अपना हाथ मार देता है। तभी वो रोहन को फोन लगाने वाला होता है, तभी वो कुछ सोचकर रोहन को फोन नहीं लगाता है और वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए जिया को फोन लगाता है। लेकिन जिया फोन नहीं उठा रही थी। एके का दिमाग खराब होने लगता है तो वो अपने माथे को अपनी उंगली से सहलाते हुए फिर से 2-3 बार जिया को फोन लगाता है। आखिरकार जिया फोन उठाती है तो आदित्य गुस्से में जिया से बोलता है, बीवी फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा। जिया उसकी आवाज से समझ जाती है कि आदित्य गुस्से में आ गया है, तो वो कुछ देर शांति से सिर्फ आदित्य की आवाज सुनती रहती है। तभी आदित्य दोबारा से खुद को शांत करते हुए जिया से बोलता है, मिसेज ए के फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगी। तभी जिया उससे बोलती है, वो मैं क्लास में थी, वो अभी खत्म हुई तो मैंने आपका फोन देखा। तभी जिया के पीछे से एक लड़के की आवाज आती है, वो प्रीति से बात कर रहा था। आदित्य लड़के की आवाज सुनता है तो अपनी आईब्रो उठाते हुए जिया से बोलता है, तुम कहाँ हो और ये लड़का कौन है तुम्हारे पास। जिया आदित्य की बात सुनकर अपने पीछे देखती है तो क्लास का ही एक लड़का जो प्रीति और जिया को जानता है, वो प्रीति से हंस हंस कर बात कर रहा था। तो जिया थोड़ा दूर होते हुए आदित्य से बोलती है, वो क्लास का ही लड़का है, प्रीति उससे बात कर रही है और मैं नहीं कर रही हूँ सच्ची। आदित्य अपनी आंखें बंद करता है, फिर जिया से बोलता है, ओके बीवी, जल्दी क्लास खत्म करो और मेंशन पहुंचो। जिया को टेंशन होने लगी। वो उसकी बात सुनकर उससे बोलती है, क्या हुआ आदित्य, कुछ हुआ है क्या। आदित्य उसे बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम सीधे घर पहुंचो, मैं आता हूँ फिर बात करते हैं। उससे जिया ओके बोलती है और फोन रख देती है। उसे समझ में नहीं आता कि आदित्य ने ऐसा क्यों कहा कि सीधे घर आओ। स्वर्ण मेंशन। रोहन बैठा आइसक्रीम खाते हुए मिस्टी का इंतजार कर रहा था, तभी मिस्टी वहां आती है। वो पीछे से रोहन को देखती है तो उसे हंसी आ जाती है, वो हंसने लगती है।
फिर जल्दी से खुद की हंसी को कंट्रोल करके रोहन के सामने आती है और उससे बोलती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।